नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप आए मेरे साथ और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे मेरे साथ आप सभी मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज का आपका मॉक टेस्ट है उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या है। 10⁻⁹ मीटर है, 10⁻12 मीटर है, 10⁻6 मीटर है या 10⁻10 मीटर है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। सभी बताएंगे कमेंट करके 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। कमेंट करके बताएं सभी। और माइक्रोन का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, ये सब क्वेश्चन इसमें आप पढ़ेंगे। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, क्लियर करेंगे सभी जी। 1 माइक्रोन के बराबर अगर बात करें हम, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रोन आप याद रखेंगे। 1 माइक्रोन क्या होता है आपका 10⁻6 मीटर। क्या होता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर आपका होता है। 10⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर, जो 10⁻6 मीटर है। फिर बात आती है माइक्रोन का जो प्रयोग है, हम प्रयोग किसके लिए करते हैं माइक्रोन का प्रयोग, तो प्रयोग आप याद रखेंगे। माइक्रोन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों का आकार व्यक्त करने के लिए, सूक्ष्म जीवों का क्या है आकार व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। इसे क्या बोलते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं इसे, म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। तो 1 माइक्रोन बराबर आपसे पूछ रहा है 10⁻6 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कि जो लंबाई है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या है आपका फर्मी। और फर्मी आपसे पूछा जाएगा 10⁻15 मीटर। फर्मी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आप पढ़ते हैं जैसे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इनको आपको याद रखना है। इनका मापने के लिए या इनका जो आकार है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फर्मी का। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक, लंबाई का क्या है, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक। तो सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन है आपका फर्मी। आपसे एक और इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे आपने पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम। एक और आप याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम, ये भी आपका एक लंबाई का मात्रक है। क्या है आपका एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर आपका होता है। 10⁻- क्या होता है 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपसे पूछा जाए जो आपकी तरंग होती हैं, तरंग, तो तरंग की जो लंबाई होती है, तरंग की लंबाई व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। और एंगस्ट्रॉम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और फर्मी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्मी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आपसे पूछा गया है कि माइक्रोन, जो आपका माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। और माइक्रोन का प्रयोग सूक्ष्म जीवों का आकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है। एक्सोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्राटोस्फीयर है। वातावरण का वह क्षेत्र, तो वातावरण में आपकी जो आपने पढ़ा है वातावरण में, तो वातावरण में आपने पढ़ा है जी। तो वातावरण में जो आपकी परत होती हैं, तो आप पढ़ते हैं कितनी परत होती हैं वातावरण में, कितनी परत होती हैं, 5 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं आपकी, 5 परत होती हैं वातावरण में। कितनी परत है आपकी, 5 परत। अब 5 परत कौन कौन सी है वो आप देख लेंगे जरा, कितनी परत होती हैं 5, तो वो हम देखेंगे 5 परत आपकी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। क्रम से आप देखेंगे 5 परत। तो 5 परत में आप सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे नीचे आपको कौन सी मिलेगी, सबसे नीचे मिलेगी आपको क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल मिलेगा, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ के बाद में कौन सा मिलेगा, समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में कौन सा मिलेगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद में कौन सा मिलेगा, मध्य मंडल के बाद मिलेगा आपको आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में कौन सा मिलेगा, आयन मंडल के बाद मिलेगा आपको बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर, ठीक है, बाह्य मंडल, ठीक है।
इंग्लिश में अगर क्षोभमंडल की बात करें तो क्षोभमंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। आपसे पूछे समताप मंडल क्या बोलते हैं, स्ट्राटोस्फीयर। मध्य मंडल को पूछे तो क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर। आयन मंडल को पूछे तो क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। और बाह्य मंडल को क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है तो सबसे नीचे मंडल कौन सा, क्षोभमंडल। तो 0 से और 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल का विस्तार मिलेगा। 18 से और 50 किलोमीटर तक आपका किसका विस्तार है, समताप का। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य का। 80 से 640 तक है आपका आयन का। और 640 से ऊपर क्या है आपका बाह्य मंडल। कौन सा है, बाह्य मंडल। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा सभी मौसम संबंधी घटना, मौसम संबंधी घटना। तो मौसम संबंधी घटना आपसे पूछा जा रहा है, जैसे बादल, आंधी, वर्षा, तूफान कौन से मंडल में घटित होती है, क्षोभ मंडल में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत कौन सी परत है, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ओजोन परत। ओजोन परत कौन से मंडल मिलती है, ओजोन परत मिलती है आपकी समताप मंडल में। और इंग्लिश को क्या बोल देंगे इसको, स्ट्राटोस्फीयर। क्या बोलेंगे, स्ट्राटोस्फीयर। समताप मंडल, स्ट्राटोस्फीयर। क्लियर हो गया, समताप मंडल, स्ट्राटोस्फीयर। अब ओजोन परत में आप याद रखेंगे ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस बनाते हैं 16 सितंबर। कब बनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया है, आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया हमने, 1987 में। और लागू कब हुआ है, लागू हुआ था 1989 में। कब लागू हुआ है, 1989 में। क्लियर हो गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी, CFC। और ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, डाबसन। क्या है आपका, डाबसन। क्लियर हो गया। तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है। ओजोन परत आपसे पूछा था, ओजोन परत किसमें उपस्थित होते, स्ट्राटोस्फीयर। क्लियर हो गया, किसमें स्थित होते, स्ट्राटोस्फीयर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको बताना रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग आपने पढ़ा होगा, कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। आपसे पूछा जाएगा विटामिन B1, B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपका, विटामिन B1 की कमी से, B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। और कौन सा रोग हो जाएगा आपका, बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी क्या है आपका, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसमें क्या है, स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी, जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। और विटामिन डी क्या है, कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, सूखा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा आपका, सूखा रोग। क्लियर हो गया, कौन सा रोग हो जाएगा आपका, सूखा रोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रक्त का थक्का क्या है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता। तो रक्त का थक्का के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन के। विटामिन के, रक्त का थक्का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा, अशुघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र। बताएंगे बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अशुघोष है, नागार्जुन है, या आपका हेमचंद्र या गौतम बुद्ध है। बुद्ध चरित बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे बुद्ध चरित के लेखक कौन है, बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है, बताएंगे सभी, बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अशुघोष। कौन है, अशुघोष। तो गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर क्या है, बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित के लेखक कौन है, अशुघोष। एक आपने पढ़ा होगा माध्यमिका सूत्र। क्या है, माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन है, नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन है, नागार्जुन। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक, गौतम बुद्ध। कौन से वंश से संबंधित थे, आपके शाक्य वंश। कौन सा वंश आपका, शाक्य वंश। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, आपसे मतलब प्रथम उपदेश अगर पूछ रहा है कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, आपके श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, आपके श्रावस्ती में। आप पढ़ते हैं जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म। जन्म आपने पढ़ा होगा, जन्म।
जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। आपसे पूछा जाएगा मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? कुशीनगर में। क्लियर हो गया। बचपन का नाम आप पढ़ते हैं, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बहुत आता है। बचपन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे क्या था बचपन का नाम? तो बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? माया देवी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो गौतम बुद्ध से बनते हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन तो जरूर याद रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से वंश से संबंधित हैं? शाक्य वंश। कौन से वंश हैं? शाक्य वंश। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें मतेश्वर नाथ है, गोरखनाथ है, श्रीनाथ है, वासव है। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नागपंथ की अगर बात करें, नागपंथ के जो आपके संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं कौन है? गुरु गोरखनाथ। कौन है? गुरु गोरखनाथ। आंसर हो गया आपका गुरु गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है? आपको बताना है कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है? गरबा, ज्वारा, यक्षगान या चरकुला? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। कर्नाटक का कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का? आपका कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। गरबा की अगर बात करें, गरबा आपने पढ़ा है, गरबा कहाँ का है? गरबा है गुजरात का। जवारा अगर पूछे, जवारा कहाँ का है? ज्वारा है आपका मध्य प्रदेश का। ज्वारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। चरकुला बड़ा फेमस है, ये आपका ब्रज क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र में कहाँ पर? यूपी में। और आपने पढ़ा होगा चरकुला में 108 दीपक लेकर के सर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका नृत्य किया जाता है और इसका नाम क्या है? चरकुला। ब्रज क्षेत्र में यूपी में आपका किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर या शिव मंदिर जिसका भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड। आपको बताना है तो कांचीपुरम के जो कैलाश मंदिर है इनका निर्माण किसने कराया था? बताएंगे सभी। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर, तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन सेकंड। किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ पर स्थित है? कांचीपुरम। कहाँ पर है? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ पर है? कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो ये मंदिर, ये भगवान शिव और भगवान शिव की पत्नी कौन है? पार्वती। तो इनसे संबंधित है। शिव और पार्वती की जो आपकी मूर्ति है, तो इनको नृत्य करते हुए, क्या है? नृत्य करते हुए इस मंदिर पे आपका दर्शाया गया है। तो इसे बोलते हैं कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर। नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला के लिए, पंवारा के लिए, नगटा के लिए? मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो मिर्जापुर आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर जो आपके ऑप्शन दे रखे इनमें से आपको बताना किसके लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर आपका प्रसिद्ध है कजरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए प्रसिद्ध है। कजरी क्या है? कजरी एक आपका लोकगीत है। क्या है आपका? कजरी। कजरी एक लोकगीत है और इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? आपका मिर्जापुर। क्योंकि जो कजरी है, कजरी वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है और जिसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है जी मिर्जापुर से। इसलिए मिर्जापुर के लिए आपका ये फेमस है। कौन है? आपका कजरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ पर है? आगरा में, खुर्जा में, फिरोजाबाद में, कानपुर में? देखेंगे, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताएं, सभी कमेंट करेंगे
केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर स्थित है, खुर्जा में। कहाँ पर स्थित है आपका, खुर्जा में। क्लियर हो गया, कहाँ पर स्थित है आपका, खुर्जा में। आप इसमें से ये और याद रखेंगे, जैसे कानपुर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अनुसंधान केंद्र हैं। 2 अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? एक तो आप पढ़ते हैं दाल अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? दाल अनुसंधान केंद्र। तो दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर, आपका कानपुर में। और एक और आप याद रखेंगे, कौन सा है? एक है चीनी अनुसंधान केंद्र। चीनी अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर, आपका कानपुर में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, दाल और चीनी इतने पतले होते हैं कान में डाले जा सकते हैं, तो कान से क्या बन जाएगा, कानपुर। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर, आपका तमिलनाडु में। और आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इज्जत नगर, बरेली। तो ये आपके क्वेश्चन है संबंधित। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। भारत का शेक्सपियर, विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या भारवी? बताएंगे सभी। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? कवि कालिदास। किसको बोलते हैं? कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको बोलते हैं? कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का कालिदास मतलब भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? कवि कालिदास। क्लियर हो गया। आपने पढ़ा होगा, एक और क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग क्या है? मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? ये भी आपका इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे दयानंद सरस्वती। कौन आपका? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता है। क्लियर हो गया। विष्णु शर्मा, पाणिनि, भारवी, ये आप पढ़ते हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उनके भी आप नाम याद रखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है भारवी, ठीक है, भारवी। तो भारवी आप ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसे आप याद रखेंगे भारवी, ठीक है, भारवी। तो आपने पढ़ा होगी एक पुस्तक, पुस्तक का नाम है किराता अर्जुनियम। क्या नाम है? किराता अर्जुनियम। तो किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। कौन है आपके? भारवी, किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक। आप पढ़ते हैं जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है आपके विष्णु शर्मा। और आपने पढ़ा होगा पंचतंत्र कौन है? विष्णु शर्मा। क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट आगे आप पढ़ते हैं जो कालिदास है, तो कालिदास में आपने पढ़ा होगा बहुत सारी आपकी रचनाएं कवि कालिदास की। तो जो रचनाएं, एक तो आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ेंगे महाकाव्य है, महाकाव्य। महाकाव्य आपके 2 हैं। फिर आप पढ़ते हैं खंड काव्य या कविता पढ़ते हैं आप, ये भी कवि कालिदास ने लिखी है। और एक क्या है? एक आप पढ़ेंगे जी नाटक है। क्या है? नाटक। ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या है? महाकाव्य आप पढ़ते हैं। एक क्या है? एक तो है आपका कुमार संभव। क्या है? कुमार संभव, कुमार संभव। और एक क्या है? एक है आपका रघुवंशम। कुमार संभव और रघुवंशम, ये क्या है? ये है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। आपसे पूछा जाएगा जी खंड काव्य क्या है? खंड काव्य है एक मेघदूत है, और एक क्या है? एक है ऋतु संहार। मेघदूत है और एक क्या है? ऋतु संहार। और आप याद रखेंगे नाटक क्या है? नाटक आप याद रखेंगे 3 नाटक हैं। एक क्या है? एक तो है विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम है एक तो, विक्रमो वर्षियम है। एक क्या है जी? एक अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और एक क्या है? एक आप याद रखेंगे, एक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो ये आपके 3 नाटक हैं। तो इनमें से देख करके पूछ लेते हैं कि कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है और कौन सा खंड काव्य है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर या 182 मीटर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सब आप जानते हैं, इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। कितनी हाइट है? 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने सबने जाना है, पढ़ भी रखा होगा।
सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। इसका जो डिजाइन है वो किसने दिया था? राम सुतार ने इसका डिजाइन दिया। किसने डिजाइन दिया? राम सुतार ने। कहाँ पर स्थित है? ये केवड़िया में है, केवड़िया, ठीक है। केवड़िया कहाँ पर है? केवड़िया है आपका गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? आपका नर्मदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। सरदार पटेल आप पढ़ते ही हैं। जो सरदार पटेल को आपका सरदार की उपाधि कौन से आपका बारदौली की महिलाओं ने आपके देते। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे कौन है? सरदार पटेल। देशी रियासतों का जो एकीकरण है, देशी रियासतों का एकीकरण, तो देशी रियासतों का एकीकरण भी आपका किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और देशी रियासतों में आप 3 याद रखेंगे। एक कौन है? एक है आपका जम्मू कश्मीर। एक कौन है? एक है आपका हैदराबाद। और एक कौन है? एक आपका जूनागढ़। हैदराबाद, जूनागढ़। क्लियर हो गया। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया था? विलय पत्र के माध्यम से हमने शामिल किया था। और हैदराबाद को कैसे? सैनिक कार्यवाही। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो, सैनिक कार्यवाही के द्वारा। और जूनागढ़ को जैसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया था। क्लियर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, एस बसु, संजय बारू, करण थापर। बताएंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है, ये आपके जो भारत के पीएम रहे, पीएम कौन रहे? आपके मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के ऊपर आपकी लिखी गई है, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के ऊपर किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी संजय बारू ने। किसने लिखी है? संजय बारू। तो आप याद रखेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। किसके जीवन के ऊपर है? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है, एना बर्न्स है, किरण देसाई है, हिलेरी मेंटल है। बताएंगे मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिल्कमैन की लेखिका कौन है? एना बर्न्स। कौन है आपका? एना बर्न्स। तो मिल्कमैन एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे आपका बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इसके लेखक कौन है? एना बर्न्स। कौन है लेखक? एना बर्न्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका बीट का, बीट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मात्रा गलत लिखी हुई है। तो इसमें है क्या? ये बिट। क्या है आपका? बिट। छोटे ही की मात्रा आएगी। बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो आपको बताना है बिट की फुल फॉर्म क्या है। बिट की फुल फॉर्म आप बताएंगे जी। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बताएं, सभी कमेंट करेंगे। बिट की फुल फॉर्म आपकी क्या है? बताएंगे सभी कमेंट करके। बिट की फुल फॉर्म आपकी क्या है? बिट आसान सा क्वेश्चन है आपका। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बिट की फुल फॉर्म आपकी क्या है? बिट की फुल फॉर्म आपकी बाइनरी डिजिट। क्या है? बाइनरी डिजिट। ये आपकी बिट की फुल फॉर्म है। बिट है क्या? आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा जो कंप्यूटर है। क्या है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर की क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है जी? बिट है। सबसे छोटी इकाई क्या है आपके? बिट। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कंप्यूटर की इकाई आपने पढ़ी है, ठीक है, कुछ इकाई को आप देख लेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं कि जो 8 बिट होती हैं, 8 बिट, तो 8 बिट्स मिलकर के क्या है? 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट आपका बनता है। 1 बाइट बराबर, ठीक है, 1 बाइट बन गया। अब 1024 बाइट जो मिलकर के 1024 बाइट मिलकर के क्या बनाती हैं? 1 KB बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 1 KB, 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट, 1 KB मिलकर के, मतलब अब आपको याद रखना 1024 KB मिलकर के क्या बनाएंगी? 1024 KB। क्या है? 1024 KB। ये कंप्यूटर की आपकी इकाई है। 1024 KB बराबर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसके बराबर क्या होगा? 1 MB। क्या होगा? 1 MB, मेगा बाइट होगा। और 1024 MB बराबर क्या होगा? 1024 MB बराबर क्या होगा? तो आप याद रखेंगे 1 GB, गीगा बाइट। क्या होगा? 1 GB, 1 गीगा बाइट।
और 1024 GB बराबर होगा 1024 GB बराबर क्या होगा 1 TB टेराबाइट। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इकाइयाँ कंप्यूटर की, जैसे आपने पढ़ा सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई है बिट, सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई भी आप याद रखेंगे जियो बाइट, जियो बाइट। तो ये सबसे बड़ी आपकी इकाई है, कौन सी आपकी जियो बाइट या जियोटो बाइट भी इसको बोल देते हैं, जियो बाइट। तो ये सबसे आपकी बड़ी इकाई है। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी इकाई बिट है, 8 बिट बराबर 1 बाइट है, 1024 बाइट बराबर 1 KB यानी किलो बाइट है, 1024 KB बराबर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट है, 1024 MB बराबर क्या है 1 GB है, और 1024 GB बराबर क्या है 1 TB है। क्या है आपका 1 TB। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपका सभी का। तो और सबसे बड़ी इकाई क्या है आपकी जियो बाइट, या इसे जियोप बाइट भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, जियोप बाइट भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जियो बाइट या जियोप बाइट। तो ये सबसे बड़ी आपकी इकाई है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या हकीम अजमल खान? बताएंगे सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताएं सभी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी कमेंट करके। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पढ़ा होगा आपने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो आपने पढ़ा होगा जो आपका अधिवेशन है, कौन सा अधिवेशन है? 1887। 1887 का कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ पर हुआ? मद्रास में। और मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो इसलिए आप याद रखेंगे जो 1887 अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, इससे पहले कोई आपका मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बना था। क्लियर हो गया जी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा के विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे कितने दिनों तक आपका रखा जा सकता है। तो इसमें आप याद रखना है जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन में भेज देगी तो सही, ना भेजे तो सही, 14 दिन। धन विधेयक के बारे में आपने 2 आर्टिकल पढ़े हैं। 2 आर्टिकल कौन कौन से? एक तो पढ़ा होगा आर्टिकल 109। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 109। और एक पढ़ा है आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 और एक क्या है? आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 में पढ़ते हैं धन विधेयक क्या है? धन विधेयक केवल कहाँ पेश होगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। कहाँ पे पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 109। उसके बाद 110 में क्या है? 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। ये 110 आपका आर्टिकल है, धन विधेयक की परिभाषा। आपने पढ़ा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है LSA यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है इसका निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो गया। तो इससे संबंधित आपके आर्टिकल है और उसके बाद इसका ये विवरण है धन विधेयक से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। बताना है कमेंट करके। आप बताएंगे सभी बताएं जी कमेंट करके कहाँ पर आपका स्थित है। आप बताएंगे सभी कमेंट करके, बताएंगे कहाँ पर आपका स्थित है। बताएंगे सभी कमेंट करके कि आपका कन्याकुमारी जो आपका स्थल है ये कहाँ पर आपका स्थित है। सभी बताएं कमेंट करके कहाँ पर आपका स्थित है। ये रफली मैंने एक आपका मैप बनाया भारत का। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोकेशन देख लेंगे। लोकेशन क्या है? लोकेशन आप कह रहे हैं कि जो कौन सा स्थल है आपका? कन्याकुमारी। कौन सा स्थल है आपका? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी की जो लोकेशन आपकी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है,
यहाँ पे स्थान कौन सा आपका, कन्याकुमारी। स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पर है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में। क्लियर हो गया, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर के जाती है। यहाँ से आपके इस तरीके से कर्क रेखा होकर के जाती है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा होकर के जाती है। कर्क रेखा आपने पढ़ा होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो आप पढ़ते हैं कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ते हैं ये कर्क रेखा हो गया। तो कर्क रेखा से तो ये आपका जो बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु दक्षिण में बैठेगा। है कोई ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में दे रखा है, ये गलत आपका हो जाएगा। और फिर है मकर रेखा के दक्षिण में, क्योंकि मकर रेखा तो और आपका, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो आपने पढ़ा होगा जब आप ग्लोब पढ़ते हैं तो ग्लोब में बीचों बीच से होकर जाने वाली विषुवत रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है आपकी, कर्क रेखा। और आप पढ़ते हैं कि जो भारत का विस्तार है 8.4 से कैसा है, 37.6, 37.6 डिग्री कैसा उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश क्या होती है, विषुवत रेखा। तो 8.4 से है, तो आप क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्या आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी तमिलनाडु आपका स्थित है। तो ये कैसा है, ये आपका दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का। और दक्षिणतम बूझे तो कौन सा है, तो दक्षिणतम आप याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बिंदु है, और इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार। पूर्व बिंदु कौन सा है, पूर्व बिंदु कौन सा है, कीबिथु। कौन सा है आपका, कीबिथु। कीबिथु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, सरक्रीक, या दूसरा नाम क्या है, गौरी माता। सरक्रीक है या क्या है, गौरी माता। ये कहाँ पर आपका, ये है आपका गुजरात में। क्लियर हो गया। उत्तरी बिंदु आप पढ़ते हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया, इंदिरा कौल कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया, बिंदु है आपके भारत के। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, बताएंगे सभी कमेंट करके। अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा इसमें नहीं है, सभी कमेंट करके बताएंगे। अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, बताएं, सभी कमेंट करेंगे। अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी जलधारा ऐसी जो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन ए जो अगुलहास धारा है, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा क्या है, ये आपकी हिंद महासागर की धारा है। कौन से महासागर की है, हिंद महासागर की आपकी धारा है। कौन सी धारा, अगुलहास धारा। जबकि लेब्राडोर, फ्लोरिडा और कनारी ये सब कौन से महासागर की हैं, ये सब अटलांटिक महासागर की आपकी धारा है। कौन से महासागर की है, अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया। तो कौन नहीं है इसमें, अगुलहास नहीं है से आस, है से हिंद, तो हिंद महासागर की आपकी अगुलहास धारा। क्लियर हो गया, अगुलहास धारा हिंद महासागर की आपकी धारा है। और कैसी धारा है, गर्म धारा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मेघालय, बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। नाथुला दर्रा, नाथुला आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक इसका कोड है, कोड क्या है, कोड है नाथू जले सिक्किम में। कोड क्या है, नाथू जले सिक्किम में। तो नाथू जले सिक्किम में, इससे आपको याद रहेगा नाथू जले कहाँ पर आपका, सिक्किम में जले नाथू। ठीक है, नाथू जले सिक्किम में, तो आपको याद रखना है। तो नाथू से क्या बन जाएगा, नाथू से तो बन जाएगा नाथुला दर्रा या नाथुला पास। ठीक है, नाथुला दर्रा।
और जले से कौन सा बन जाएगा, जले से बन जाएगा जैलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ पर आपका, सिक्किम में। कहाँ पर आपके, सिक्किम में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम। ठीक है, आपसे अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में एक कौन सा आपका बामूला, कौन सा है बामूला, एक कौन सा आपका बॉमडिला। ठीक है, बॉमडिला कौन सा, एक बामूला, एक कौन सा आपका बॉमडिला। तो ये जो आपके दर्रे हैं ये कहाँ पर हैं, बामूला बॉमडिला, ये दोनों कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और आपको याद रखने, एक आपका कौन सा है यांग्याप, कौन सा आपका यांग्याप, और एक कौन सा आपका दीफू। ठीक है, दीफू। तो ये दोनों दर्रे भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। इसका भी आपका कोड है, यंग दीफू ने बम बम को अरुणाचल में देखा, इसका भी एक कोड है, कोड से याद रहेगा। यंग दीफू क्या है, यंग दीफू ने क्या है, यंग दीफू ने बम बम को अरुणाचल में देखा। कहाँ पे देखा, अरुणाचल प्रदेश में देखा। तो यहाँ से आपके निकल करके आ जाएंगे, यंग से बन जाएगा यांग्याप, दीफू से बन जाएगा दीफू, एक बम से बन जाएगा बॉमडिला, एक बम से बन जाएगा आपका बामूला। ये दर्रे कहाँ पर स्थित है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो गया, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में गरीबी का आकलन किसके आधार पर किया जाता है, भारत में गरीबी का आकलन जो है वो किसके आधार पर करते हैं, परिवार का उपभोग व्यय, परिवार का जो उपभोग व्यय है उसके आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। किसका आकलन करते हैं, गरीबी का आकलन किया जाता है। और गरीबी से संबंधित दो आप कमेटी जरूर याद रखेंगे, एक कौन सी कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी। कौन सी कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी। और एक कौन सी है, एक आपकी रंगराजन। कौन सी कमेटी है, एक है तेंदुलकर और एक कौन सी है, रंगराजन। तो ये दोनों कमेटी किससे संबंधित है, ये गरीबी से आपकी संबंधित है। क्लियर हो गया, तेंदुलकर और कौन सी रंगराजन कमेटी दोनों किससे हैं, गरीबी से आपकी संबंधित है। किससे संबंधित है, आपके गरीबी से संबंधित है। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था, सभी ने इसमें प्रश्न किए और बाद में आप सभी देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और इसी के साथ मॉक टेस्ट तो आपको मिलता है, साथ में और अन्य आपको जानकारी इसमें मिल जाती है और जीके का बहुत सारा पार्ट आपका रिपीट हो जाता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो आगे के मॉक टेस्ट है उनमें भी आप प्रतिभाग करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।